नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इतिहास की अपनी एक सच्ची कड़ी में एक ऐसा मूवमेंट लेकर के आए हैं, एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपके इतिहास के नॉलेज की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टाइटल है दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। ये दोनों दोस्तों जो टॉपिक है ना एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो विफलता हुई ना वही गांधी इरविन समझौते की परिणति के रूप में नजर आई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर जो गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए वो क्यों बुलाए गए और कैसी परिस्थितियों में बुलाए गए थे। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों साइमन कमीशन, आपको पता है मैंने साइमन कमीशन पे पूरी वीडियो बनाई थी कि 1928 में भारत आया था और इसका पूरे भारत में तीव्र गति से विरोध हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य को अपना मुद्दा बनाया और 1930 में, बिल्कुल आप समझ लीजिए 12 मार्च, आपको डेट अगर याद हो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों छेड़ दिया और पूरे भारत में तीव्र गति से ब्रिटिश सरकार का विरोध होने लगा। दोस्तों ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, साइमन कमीशन भी मैंने दोस्तों आपको बताया है। तो सबसे पहले तो आप टाइम समझ लीजिए कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब से कब तक हुआ दोस्तों, तो नवंबर 1930 में शुरू हुआ और जनवरी 1931 तक, यानी लगभग 2 महीने तक जो था वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला। गोलमेज सम्मेलन यानी गोलमेज होती थी ब्रिटेन के लंदन के महल में और उसके चारों तरफ जो है ब्रिटेन के प्रतिनिधि और भारत के प्रतिनिधि सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर के चर्चा करते थे। सवाल एग्जाम में यह पूछता है कि जो गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए ये क्यों बुलाए गए। दोस्तों, तो गोलमेज सम्मेलन जो बुलाने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, क्या साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है इस पर चर्चा करने के लिए, यानी जो भारतीय हैं और जो ब्रिटिश सरकार है उनके मध्य एक बात बन सके, एक समझौता हो सके और जो संवैधानिक सुधारों का जो एक क्रम है वो आगे बढ़ सके। दोस्तों, तो अगर एग्जाम में सवाल पूछे कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। और कितने गोलमेज सम्मेलन हुए आप सभी लोग जानते हैं, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए दोस्तों, 1930, 1931 और 1932 में। ठीक है, अब बात आती है कि अगर एग्जाम में सवाल पूछे इसका श्री गणेश किसने किया, तो आप जानते हैं ब्रिटेन में अभी भी प्रधानमंत्री वो होता है, प्रधानमंत्री तो होता ही है, वहां का सम्राट होता है ना, तो वहां के उस समय सम्राट थे जॉर्ज पंचम और इन्होंने 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का श्री गणेश कर दिया। और इसकी जो अध्यक्षता की ना वो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, अगर एग्जाम में सवाल पूछे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, देश के दोस्तों जो प्रमुख नेता थे वो अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, अभी मैंने बताया सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों चल रहा था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ उसके तत्काल बाद गांधी जी और देश के प्रमुख शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो इस वजह से जो देश के प्रमुख नेता थे वो इस गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं किया, लेकिन जो थे वो भी प्रतिभाग नहीं करना चाहते थे और कांग्रेस ने दोस्तों साफ तौर पर मना कर दिया कि हम इस सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रतिभाग किया। दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रतिभाग किया। और किसका इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, दलित वर्ग का। देखो दोस्तों, अंग्रेजों की नीति थी कि भारत को जितना तोड़ सको उतना तोड़ो। पहले किसको तोड़ा, पहले तोड़ दिया 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मुसलमानों को अलग किया। 1909-19 के अधिनियम में सिखों को अलग किया। कहा यार ये अभी भी
इनका स्वतंत्रता आंदोलन बड़ा तगड़ा चल रहा है, इसको और तोड़ो। तो कहा ये जो दलित है ना, इनको भी इससे तोड़ो। उनके अंदर ऐसी भावनाएं भरी, ऐसी उल्टी सीधी बातें भरी कि उनका अन्य वर्गों के साथ जो विवाद है वो बढ़ता चला जाए, गहराता चला जाए, और वो अपने आप को ऐसा महसूस करने लगे कि जो हाई क्लास है उसने लो क्लास के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है, ऐसा उनके दिमाग में भरा। ठीक है दोस्तों, और कामयाब भी रहे उसको तोड़ने में। तो अंबेडकर जी ने किसका प्रतिनिधित्व किया? दलितों का, या फिर अगर अछूत ऑप्शन में मिल जाए तो इनका प्रतिनिधित्व किया। और इसमें इन्होंने मांग रखी कि अछूतों को निर्वाचन में सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन दिया जाए। जैसे मुसलमानों के लिए अलग सीटें दे दी गई, सिखों को अलग सीटें दी गई, ऐसे ही अछूतों के लिए भी सीटें अलग निर्धारित कर दी जाए। तो इसे दोस्तों इतिहासकारों ने अछूतों के लिए एक उपहार के रूप में देखा। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना आप जानते हैं, मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे। इन्होंने मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किया था, इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। और इस सम्मेलन में दोस्तों जो मुख्य मुद्दा रहा ना, वो रहा एक अखिल भारतीय महासंघ बनाने का। कि हम एक अखिल भारतीय महासंघ बनाएंगे जिसमें पूरा ब्रिटिश शासित क्षेत्र और सभी देशी रियासतें शामिल होंगी। दोस्तों इसको भी स्वीकार किया गया, और भारत सरकार अधिनियम 1935 में आप देखेंगे कि एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम परिणाम देखें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी और देश के जो भी प्रमुख बड़े नेता थे उन्होंने इसमें प्रतिभाग नहीं किया था। ठीक है, अब देखिएगा पूरा जो सम्मेलन था उसका कोई मतलब नहीं निकला, इसलिए ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया कि हम बिना कांग्रेस के समर्थन के, बिना उनसे बातचीत किए कोई भी आगे का रास्ता हम नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए जो उस समय तत्कालीन भारत के वायसराय थे दोस्तों इरविन, कौन? इरविन, इन्होंने मन बनाया कि भाई हम गांधी जी से मुलाकात करेंगे। ठीक, और जो इन्होंने गांधी जी से मुलाकात दिल्ली में की, इसे ही दोस्तों कहते हैं गांधी इरविन समझौता। क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता। और ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, यानी जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिभाग नहीं किया तो इनको मनाने के लिए कि जो कांग्रेस है वो अगला जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है उसमें आए, उसमें शामिल हो, ये पूरी मनौनी चल रही है गांधी जी की। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ। डेट याद रखिएगा दोस्तों, 5 मार्च 1931। ठीक है, इसे दोस्तों दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिल्ली समझौता भी बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे दिल्ली समझौता क्या था, तो गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ दोस्तों, इसे ही हम दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो प्रमुख बात अगर सामने दोस्तों निकल करके आई वो ये निकल करके आई कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया। यानी दोनों ही भागों ने बराबरी में बैठ करके एक दूसरे के साथ समझौता किया। हमने अपनी शर्तें उनसे स्वीकार करवाई और उन्होंने हमारी शर्तें मानी और हमने उनकी शर्तें मानी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर कब समझौता किया, तो दोस्तों जो आपका गांधी इरविन समझौता था, हमारे ब्रिटिश सरकार के साथ समानता के स्तर पर पहला समझौता था। और ये मुद्दा तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सरकार को समझ में आ गया था कि कांग्रेस के बिना किसी भी समझौते पर सफल बनाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ, इनमें किन किन मुद्दों पर समझौते हुए, कौन सी बातें गांधी जी ने मानी और कौन सी बातें इरविन जी ने मानी। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कौन सी बातें इरविन ने स्वीकार की, यानी गांधी जी ने क्या शर्तें रखी और इरविन ने उनको मान लिया। तो पहला क्या था कि हिंसा के आरोपी छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। यानी हिंसा, ऐसे क्रांतिकारी जो हिंसा में शामिल हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा, बाकी सबको रिहा किया जाएगा। और इस तथ्य पर गांधी जी की दोस्तों बहुत ज्यादा आलोचना हुई, क्योंकि गांधी जी की माफ कीजिएगा भगत सिंह की फांसी की घोषणा हो चुकी थी और उनको 23 मार्च को दोस्तों फांसी मिलने वाली थी। कब? 23 मार्च
31 को फांसी होने वाली थी भगत सिंह को, और लोगों ने कहा कि गांधी जी आप अपनी शर्त में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी को माफ करने की भी शर्त रखें, मगर गांधी जी ने इनकार कर दिया, कहा कि ये लोग हिंसा में शामिल थे, है ना, बम फेंके थे असेंबली में, तो हम इनको माफ करने की बात को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने भाई मना कर दिया, और इनका समझौता भी था कि भाई हिंसा में जो शामिल है उनकी कोई बात नहीं होगी, तो इनकी कोई मुद्दा ही नहीं था। ठीक है, दूसरी शर्त क्या थी कि समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार। ये भाई दांडी यात्रा इसीलिए तो की थी गांधी जी ने कि जो नमक बनाते थे जो किसान समुद्र के किनारे, उन पर रोक लगा दी गई थी, उनके ऊपर टैक्सेशन बहुत ज्यादा कर दिया गया था, इसीलिए तो आंदोलन छेड़ा गया। तो जाहिर सी बात है वो तो हम शर्त मानेंगे ही, आपको मानना ही पड़ेगा कि समुद्र के किनारे जो हमें नमक बनाने का अधिकार है, जो हम इतने वर्षों से बना रहे हैं, आप हमको कैसे रोक सकते हो? हमारी जमीन, हमारा समुद्र, हमारी भूमि, और हम ही नमक नहीं बनाएंगे, है ना? ये कौन सी बात हुई, है ना? तो गांधी जी ने भाई शर्त रख दी कि नमक बनाने का अधिकार आप हमको देंगे, और उन्होंने उसको माना। तीसरी शर्त क्या थी कि शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, यानी जो भारतीय हैं वो जहां पर शराब बिकती है और जहां पर विदेशी कपड़े बिकते हैं, हम उनके सामने धरना दे सकते हैं, ये भी अधिकार हमको प्राप्त होगा। तो इसको भी इरविन ने स्वीकार किया कि ठीक है भाई आप ऐसा कर सकते हो, है ना। देखिए जब तक विदेशी कपड़ों का बहिष्कार नहीं होगा तो जो हमारे कुटीर हैं, जो लोग चरखा चला करके सूत काट रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, उनका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। तो भाई ऐसे आगे बढ़ेगा भाई, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करो और अपने देश की जो चीजें हैं उनको आप स्वीकार करो। ठीक है भाई, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन में क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया था। बहुत सारे लोगों ने आंदोलन में त्याग पत्र दे दिया था। तो गांधी जी ने कहा भाई जिन लोगों ने त्याग पत्र दिया है उन सभी को क्या कीजिए, आप बहाल कीजिए। भाई आंदोलन में हमारे साथ थे ना वो लोग, तो हमारा फर्ज है कि जब आंदोलन अब समाप्त हुआ है तो हम क्या करेंगे, उन लोगों को आपको फिर से बहाल करना पड़ेगा, फिर से नौकरी देनी पड़ेगी। तो इसको भी इरविन ने स्वीकार कर लिया। और जो अंतिम और पांचवी मुख्य शर्त थी कि जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। देखो जब कोई दंगा फसाद वगैरह करता है, वर्तमान सरकार ने भी ऐसे बहुत सरकार कदम उठाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उस समय भी अंग्रेज सरकार ने क्या किया था कि जब्त कर लिया था संपत्ति, जो लोग हिंसा में शामिल थे, है ना। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए भाई जिन लोगों की आपने संपत्ति पर कब्जा किया है आपको वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस शर्त को भी इरविन ने स्वीकार कर लिया। अब देखो भाई हमने तो अपनी शर्तें बता दी, इरविन ने मान ली, अब बहुत सारी शर्तें इरविन की भी हैं जो गांधी जी ने स्वीकार की। तो चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कौन सी शर्तें ऐसी हैं जो इरविन ने कही और गांधी जी ने मानी। तो पहला तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ रखा था गांधी जी ने, इरविन ने कहा आप इसको स्थगित करिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है भाई हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। दूसरी शर्त क्या है कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करेगी। भाई जिसके लिए जो इतना पूरा कहानी बनाई गई है कि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं किया था, इरविन ने कहा कि आप भाई जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहा है 31 में, आप इसमें शामिल होइए। तो गांधी जी राजी हो गए और गांधी जी स्वयं SS राजपूताना जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए लंदन जाते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। तो गांधी जी ने कहा ठीक है भैया कांग्रेस नहीं करेगी मगर देशवासियों की कोई जिम्मेदारी। गांधी जी बहुत होशियार आदमी, बहुत दूर तक सोच लेते हैं। ठीक है, आगे गांधी जी पुलिस की जातियों की मांग छोड़ देंगे। देखो गांधी जी मांग कर रहे थे, बहुत सारे पुलिस वालों ने बहुत ही हिंसात्मक तरीके से भारतीय क्रांतिकारियों का दमन किया था, उन पर गोलियां चलाई थी, लाठियां चलाई थी। तो गांधी जी ने कहा जांच होनी चाहिए ऐसे पुलिस वालों की जिन्होंने हम भारतीयों के साथ, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर इतना ज्यादा उन्होंने दमनात्मक नीति अपनाई है। तो भाई इरविन ने कहा गांधी जी आप ये जो पुलिस की जातियों की मांग की जांच कर रहे हो इसको छोड़ दीजिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है भैया जब हम इतनी बातें मनवाए हैं तो एक तो ठोर तो भाई हमको माननी पड़ेगी। तो भाई गांधी जी को माननी पड़ी। ठीक है, अब देखो ये सब बातें गांधी जी ने स्वीकार की और समझौता पूरा संपन्न हो गया 5 मार्च 1931 को। ठीक है,
इसके बाद ये जो समझौता होते हैं दोस्तों, इसको कांग्रेस मान्यता भी देती है। और कांग्रेस ने मान्यता दी कब? उसी वर्ष अधिवेशन हुआ कराची में दोस्तों। कहाँ हुआ? कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की। कौन सा? कराची अधिवेशन 1931 में। और इसमें गांधी इरविन समझौते को दोस्तों पूरी की पूरी मान्यता दे दी गई। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और कोई इंक्वायरी हो तो आप कर सकते हैं। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को भाई लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार स्टडी विद शुभंगिरी का हिस्सा बने। और सबसे अंतिम बात, अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो और लगता हो कि आपके दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है तो शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इतिहास की एक नई सच्ची घटना में और एक नए टॉपिक में। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, विश्व गुरु एक दिन बनेगा।